मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बारे में पढ़ा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है और रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है उसके ऊपर, टेम्परेचर का डिपेंडेंस था, ये सब चीजें हमने की। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किया, इट लॉवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, याद रखें। लास्ट आर्टिकल है आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रैंक से, या कंडेंसेशन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या था? 11th क्लास में पढ़ा आपने फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी रहता है नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी तो वही चीज है, बस कोलिजन। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ कोलिजन्स, number of collisions that takes place in per second and in per unit volume. Number of collisions that occurs or takes place in 1 second in per unit, in 1 second and in per unit volume. इन पर सेकंड कह लीजिए, पर सेकंड एंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, कि वो कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो जो टकराते हैं आपस में, स्ट्राइक करते हैं आपस में, तो उसके लिए क्या आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन्स, कि आपस में वो टकराएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन, उनका टकराव, दैट अकर्स इन पर सेकंड, एक यूनिट में, एंड पर यूनिट वॉल्यूम, और एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में। जैसे आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में और 1 सेकंड में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे वो आपस में जो टकरा रहे उनके कोलिजन, उनके नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कंडेंसेशन फ्रीक्वेंसी। उसे हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कंडेंसेशन फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर सेकंड में, मतलब एक ही सेकंड में कितने टकराते हैं, उनके नंबर क्या है, वो कितना टकरा रहे हैं। 10 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, 20 टकरा रहे हैं, 50 टकरा रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स, वो था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक जो चीज देखने वाली यहां है वो यहां कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन में क्या डिफरेंस है। कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन में क्या डिफरेंस है? इफेक्टिव कोलिजन, कि वो कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मींस असरदार होना चाहिए। असरदार का मतलब कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे ना तो वो पक्का ही प्रोडक्ट बना ले, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे, तो इफेक्टिव कोलिजन, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कि वह इफेक्टिव कोलिजन है क्या? इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन देखिए, वो इफेक्टिव कोलिजन क्या है? फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या कंडीशंस है? फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या चीजें हैं आपके पास? इफेक्टिव कोलिजन के लिए the molecules, the reactant molecules must have energy equal to or greater than threshold energy. Effective collision के लिए the reactant molecule के पास क्या होना चाहिए? The reactant molecule must have energy equal to or greater than the threshold energy, कि मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है, जो उनकी खुद की एनर्जी होती है, जिसे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल हो या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा? इनका इफेक्टिव कोलिजन होगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि इनके पास एवरेज एनर्जी है समझिए, और थ्रेशोल्ड से कम है, वो थ्रेशोल्ड से कम है तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होना, क्योंकि उनको तो एक्टिवेशन की जरूरत पड़ी तब जाके इफेक्टिव हुआ कोलिजन। तो उनके पास या तो खुद के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे ज्यादा होना चाहिए, जिस तरह जो उनकी एनर्जी है उसको हम एवरेज कहते हैं। थ्रेशोल्ड कौन सी होती है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो जो एनर्जी
चाहिए वो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। ये बात। अब इसमें क्या लिखेंगे आप कि क्या था आपके पास रेट कांस्टेंट, और यहां क्या था ए इंटू ई की पावर माइनस ए ओवर आर टी। अब जो ए लिखते हैं ना अपन इन रिस्पेक्ट टू, उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे आप जेड ए बी। ये जेड ए बी क्या है, जेड ए बी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसका है वो कि ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो ए बी, ए इंटू बी, जेड क्या होता है, जेड ए बी क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कंडेंसेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि ए और बी आपस में जो कोलाइड करेंगे उनका नंबर किसमें, 1 सेकंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में, ये होता है जेड ए बी। तो उस ए की बजाय आप क्या लिख देंगे, अब यहां जेड ए बी लिख देंगे। ये चीज आपके पास, ये आपके पास। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितना होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी, अरेंज में ही जो चीज आ जाएगी आपके पास। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए देयर इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, वहां प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन देखिए कैसे होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मतलब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी ऐसे होनी चाहिए कि वो आपस में टकराएं और वो इफेक्टिव हो। यहां प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी काम करेगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, वहां इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, वहां प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए मैं आपके पास एग्जांपल लिख रहा हूं। पहले किसका, एनसीईआरटी का ही देखिए क्या है आपके पास, CH3 Br, ये था ब्रोमोमीथेन, हाइड्रोक्साइड अनायन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड अनायन के साथ रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोक्साइड अनायन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। और वो इंटरमीडिएट क्या बनाए देखिए एक बार जरा, CHH, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का बॉन्ड है ये। तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज दिखाइए। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो इलेक्ट्रोसाइड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं से हाइड्रोक्साइड अनायन आ रहा है, हाइड्रोक्साइड अनायन के ऊपर क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और क्या लिखेंगे आप यहां, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, सिमिलर चार्ज के मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में है, ब्रोमाइड नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव का तो नहीं होता, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये क्या नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अब देखिए इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे होगा, यही मॉलिक्यूल ले रहे हैं आप, इनको मैं अब अगला जो होगा आपके पास यहां दिखा रहा हूं। अब इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन देखिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा, वही CHH, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है और इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ था। तो देखिए क्या करना आपको, Br नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव, यहां कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या हुआ आपके पास, कार्बन के साथ ब्रोमाइड का बॉन्ड है, कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड है, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन के, 1 हाइड्रोक्साइड का, 1 ब्रोमाइड का, 5।
हाईली अनस्टेबल होगा। तो इंटरमीडिएट तो ऐसे ही बनते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड सुने आपने 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। टेट्रावेलेंट होता कार्बन, और कार्बन के यहाँ कितने बॉन्ड बना दिए मैंने? 5 बॉन्ड। तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इसको ये इंटरमीडिएट कैसे समझेगा? ये इंटरमीडिएट कैसे हुआ? यहां कार्बन और ब्रोमाइड के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन और हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड बन रहा है, तो 5 बॉन्ड है इसके, तो इंटरमीडिएट है ये। अब देखिए, जिस साइड से ब्रोमाइड जा रहा है उससे अपोजिट साइड से हाइड्रोक्साइड आया है। ये देखिए, बैक साइड से जा रहा है तो ये सामने के साइड से आया है। यहां ये नेगेटिव था, बीच में कार्बन पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो देखिए, ये ब्रोमाइड चला गया तो कार्बन पॉजिटिव OH नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, और क्या बना लेंगे? ये CH3OH बना लेंगे और Br नेगेटिव को निकाल देंगे, ब्रोमाइड नेगेटिव को निकाल देंगे, मिथेनॉल बना देंगे। क्या बना लेंगे? मिथेनॉल। ये देख लीजिए, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ऐसे, ये बनता है ऐसे प्रोडक्ट। Br नेगेटिव बना लेंगे, मिथेनॉल बना लेंगे, CH3OH। ये चीज आपके पास, ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक और एग्जांपल भी दे दूंगा मैं। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो आप इसको ऐसे 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 लिखें। ये NO2 है, प्लस दूसरा NO2 भी है, दूसरा NO2 है। दूसरा NO2 मान लीजिए ऐसे हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये देखिए, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कोलिजन होगा, यहां से मिलकर क्या बना लेंगे इनको? N2O4। नहीं बनेगा कभी भी, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा ये। प्रॉपर ओरिएंटेशन कब होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा जब क्या? जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये था NO2 आपके पास, प्लस फिर आपके पास क्या हो? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये देखिए, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कोलिजन होगा तो मिलकर क्या बनाएंगे ये? और ऑक्सीजन का देखिए, दाएं से यहां से ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, यहां से ऑक्सीजन का हो जाएगा कोलिजन, तो यहां से नाइट्रोजन का हो जाएगा कोलिजन। तब जाके क्या बनाएंगे? N2O4, N2O4 या 2NO2, ये बनाएंगे। जबकि पहले वाले केस में क्या था? देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कोलिजन हो रहा है, क्योंकि सामने क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्सीजन आ रहा है, ना कि नाइट्रोजन। सामने क्या आएगा? क्योंकि ये देखिए, ये बिल्कुल सामने है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये साइडवेज से कर लेंगे, और यहां देखिए नाइट्रोजन के ऑक्सीजन सामने है, तो इसलिए क्या नहीं होगा? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये ऊपर वाला ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, जब ब्रोमाइड नेगेटिव और OH नेगेटिव एक ही साइड से आ रहे हैं, वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। जबकि नीचे में देखिए, ब्रोमाइड बैक साइड से जा रहा है और OH सामने की साइड से आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में हो गए, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। तो यहाँ ये नीचे वाला प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और ये कौन सा ओरिएंटेशन है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इम्प्रॉपर। तो ये दो एग्जांपल है आपके पास है ना, ये था। इसमें नई चीज क्या जोड़ दी? प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, उसके लिए क्या करना? पर इन इक्वेशन के ZAB आप पहले लिखते हैं e⁻A/RT, यहां प्रोबेबिलिटी फैक्टर और कर दीजिए P मींस प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कौन सा प्रोबेबिलिटी? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के इफेक्टिव कोलिजन का प्रोबेबिलिटी। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी, ये होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये करना आपको काम यहां। ये था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये छोटा सा आर्टिकल बचा हुआ था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद रखो, नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस इन पर सेकंड and in per unit volume is known as collision frequency और condensation frequency। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? 2 कंडीशन होती हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। दूसरा, वो आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब वो कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनाएंगे, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ क्या क्या चीजें? अरे इस इक्वेशन में पहले आपने यहाँ ZAB जोड़ा, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे P जोड़ा, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। कौन सा प्रोबेबिलिटी फैक्टर? प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उनके इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे,
तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ये होगा आपके पास। ये था कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये आर्टिकल था बिल्कुल इजी, ये करना आपको। तो इसके साथ आपका यूनिट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व तो मैं साथ साथ करवा भी रहा था, बीच में कुछ रहे हुए हैं वो भी इनके साथ हो जाएंगे जो अरेनेसी क्वेश्चन के थे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो कंपटीशन में आए वो भी बताऊंगा मैं, और जो बोर्ड में आए वो भी बताऊंगा मैं। तो अब आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है काम करना। तो नीट का भी होगा एक वीडियो जेई का और भी होगा, क्योंकि अरेनेस से तो सारा ही बचा हुआ है, अरेनेस से पहले करवाया था मैंने जेई का। तो अब कंपटीशन का भी होगा, बोर्ड लेवल का भी होगा, ठीक है, दोनों का होगा। कंपटीशन में जेई नीट के लिए होगा, बोर्ड में आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, सीबीएसई हरियाणा बोर्ड के लिए, वो भी होंगे। तो अब हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है काम हमारा। इस यूनिट का इंपॉर्टेंट यूनिट है, हमेशा कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं इससे, जेई मेन में भी, एडवांस में भी, नीट में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। तभी इसमें हमें इतना टाइम लगा है, क्योंकि हर एक आर्टिकल के साथ न्यूमेरिकल्स थे और ग्राफ वाली चीजें थी, कर्व ट्रेसिंग था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंपटीशन में या बोर्ड में। ग्राफ को देखकर बताना होगा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जैसे एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने कंपटीशन का। तो इस यूनिट में अब आपको तैयारी करनी किसकी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए, और बोर्ड लेवल के लिए भी मैं से आपको असाइनमेंट दूंगा और वो आपको सोल्व करने हैं कि ये क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं, उनके आंसर भेजने हैं हमें। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आपको स्टार्ट करना है। नीट और जेई के क्वेश्चंस मैं अपना आप जो है ना सोल्व करवा के, मतलब सोल्व क्वेश्चंस जो है ना आपको मिलेंगे, जो मैं आपको सोल्व करवा के ही भेजूंगा आपके पास वीडियो जो है वो, नीट और जेई के लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करना है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कठिन क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगा आपको। ये स्टार्ट करना है अभी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो मैं करवा रहा हूं उनको ध्यान से देखते रहिए, इस यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको, कौन से जरूरी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस है, उसके 4-5 तरह के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, तो एक को करिए वो सब होंगे, ऐसे ऐसे मैं आपको करवाता रहूंगा। ये करना आपको इस यूनिट में।